स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। आज का जो ये टॉपिक है किस सब्जेक्ट का होने वाला भाई, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए। थंबनेल पे भी क्लियरली लिखा हुआ है आईटीआई सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास नंबर 3 होने वाली है। इसके पहले हमने क्लास 1 और 2 करा दिया है, उसमें कौन से टॉपिक कवर किए थे वो भी साथ के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली जो शुरू में 2 क्लासेज हैं उसमें पहला वाला चैप्टर हमने किया है क्लास 01 एंड 02 में, और आज जो हमारी है क्लास नंबर 3 है। क्लास नंबर 3 में हम लोग करने वाले हैं फ्यूचर वर्क स्किल्स। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चंस ज्यादा है तो इसको भी हम लोग 2 क्लास में करेंगे, 3 एंड 4 में। तो 3 में आज कवर करेंगे कुछ क्वेश्चंस और कल अगली वीडियो में इसको करेंगे। यानी ये आपका हो चुका है, दूसरा हम कर रहे हैं। इस तरह से 3 अब बच रहे हैं, तो टोटल 5 चैप्टर है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि 2024 में जारी किया गया। एक्चुअल में सिलेबस तो 2023 में ही आ गया था। सिलेबस कब आ गया था? 2023 में आ गया था, लेकिन जो क्वेश्चन बैंक है न्यू जारी हुई है 2024 में। अब बात आती है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले से पेड कोर्सेज पढ़ रखे हैं ग्लोबल आईटीआई पर। ठीक है, उनको जो मैंने पेड कोर्सेज पढ़ाया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, वो न्यू सिलेबस का ही पढ़ाया था। तो उनके बीच में ये था, सर न्यू सिलेबस आपने पढ़ा तो दिया बट क्वेश्चन नहीं कराया। तो हमने उसमें बोला था कि क्वेश्चंस जारी नहीं हुए हैं, लेकिन अभी क्वेश्चंस आपके सामने हैं। और कहीं कहीं जो लोग पेड कोर्स से ज्वाइन किए होंगे, पढ़े होंगे, उनको इन क्वेश्चंस को देखकर मजा आ रहा होगा कि यार ये तो बस चुटकियों में सॉल्व होने वाले हैं। बिकॉज हमने ये चीजें पढ़ रखी हैं कि यार बेसिक करियर स्किल्स क्या होती है, फ्यूचर वर्क स्किल क्या है, इंटरनेट स्किल क्या है, और या फिर इंटरप्रेन्योर, ये सब है क्या, ये हम लोग बेसिक से पढ़ चुके हैं। बहुत ज्यादा वीडियोस भी हमने नहीं दिया था। एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर जो पेड कोर्स था, अप्रॉक्स 15-20 वीडियोज लेक्चर्स थे और अच्छे से कवर कर लिया था। तो उन बच्चों को तो क्वेश्चंस में मजा आएगा। बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए आप। यहाँ पर भी मैं कंजूसी नहीं करता हूँ पढ़ाने में कि चलो एकदम बताया नहीं, ऐसे टाइम पास कर दिया, एबीसीडी तो कराता नहीं हूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल आ रहा है, और मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पुराना डायलॉग आपके सामने एक बार फिर से रख दूं कि अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो आंसर आपने दे लिया। यानी समझने की देर होती है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, पूछना क्या चाहता है। ठीक है, और ये जब पता चल जाता है तो हम बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए, हाउ हैव वर्कप्लेस चेंज आफ्टर कोविड। कोविड के बाद कार्यस्थल कैसे बदल गए। इसका कहने का मतलब यह है, कार्यस्थल मतलब हर वो जगह जहां हम आप नौकरी या रोजगार करते हैं उसको कार्यस्थल बोला जाता है। तो सवाल पूछ रहा है कि कोविड यानी कोरोना आया था, कोरोना आने के बाद जो नौकरी करने का तरीका है या जो हम नौकरी करते थे जहां पर, तो उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिला। तो परिवर्तन देखने को क्या मिला भाई, कि ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज होने लगी। बहुत सारा काम जो पहले लोग ऑनलाइन नहीं करते थे वो भी ऑनलाइन होने लगा। उसके अलावा वर्किंग टाइम को भी फ्लेक्सिबल कराया गया, मतलब कि हाँ भाई भीड़ ज्यादा ना हो, इसके लिए कई शिफ्ट में होने लगा कि कुछ लोग सुबह काम करेंगे, कुछ लोग शाम को काम करेंगे। इस तरह के परिवर्तन भी हुए थे। उसके अलावा मिक्स ऑफ इन पर्सन एंड एट होम, मतलब ये है कि भैया कई बार आपको कंपनी भी जाना होता था और वर्क फ्रॉम होम भी करने का मौका मिला। तो यानी कोविड के बाद एक तरह से देखा जाए तो ये तीनों परिवर्तन हुए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा। पहले हम लोग अगर नॉर्मल लाइफ में भी देखा जाए, पहले हम लोग ज्यादातर कैश ट्रांजेक्शन करते थे। आज हालत ये हो गई कि 10 रुपए की चाय भी पीते हैं तो भैया यूपीआई है क्या। तो यानी टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल होना, प्लस जो टाइमिंग है वो फ्लेक्सिबल किया गया कि थोड़ा सुबह शाम आगे पीछे। नॉर्मल जो था भाई 10 से 4 की ड्यूटी थी, उसमें परिवर्तन किया गया, क्योंकि 10 से 4 पर 500 लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या होता है, फिर कोविड जो था उसको फैलने के चांस मिलते, तो उसमें बदलाव किया गया। शिफ्ट में बुलाया गया कुछ लोगों को सुबह बुलाया गया, कुछ लोगों को शाम बुलाया गया। उसी तरह से कुछ लोगों को घर से एट होम भी कुछ काम करने को मिला, कुछ लोगों को ऑफिस भी जाना पड़ता था, कुछ लोग घर से काम करते थे। इस तरह के परिवर्तन हुए। यानी ऐसे में हम लोग क्या कह सकते हैं, तो कोविड के बाद इस तरह के परिवर्तन आज भी आपको देखने को मिलेगा कि जो लोग, अगर आपके आसपास कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता होगा तो आप देखते होंगे कई बार वो एक आध महीने के लिए ऑफिस चले जाते हैं अपने, आपके घर से हो सकता हो दिल्ली, गुड़गांव या बैंगलोर कहीं काम करते होंगे, फिर घर पे ही रहते हैं, 15-20 दिन पड़े रहते हैं, एक महीने पड़े रहते हैं। आपको लगता है यार ये नौकरी करते हैं कि नहीं करते, वो कर रहे होते हैं। क्या करते हैं, वर्क फ्रॉम होम। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को क्या चाहिए, उसको चाहिए एक लैपटॉप, और लैपटॉप ही उसका ऑफिस है ना। तो वही चीज है, ये सारे परिवर्तन देखने को मिले किसके बाद, कोविड के बाद। अगला सवाल कह रहा है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीइंग ओपन टू लर्निंग इन द वर्क प्लेस। कह रहे आप नौकरी करते हैं और वहां पर सीखने के लिए आप तैयार हो, ये कौन सी लाइन सुटेबल है। सब मिलाकर क्या होता है कि समय के साथ जैसे जैसे टाइम अपग्रेड होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड होती जा रही है, काम करने का तरीके में भी परिवर्तन होता जा रहा है। तो कुछ लोग क्या होता है, परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे बहुत सारे काम जो पहले मैनुअल होते थे आजकल वो ऑटोमेटिक होने लगे हैं, बहुत सारी मशीनरीज हो गई हैं, प्रोग्रामिंग आ गया, कंप्यूटर आ गया।
तो ये सारी चीजें जब इस्तेमाल होने लगी तो बहुत से लोगों ने तो उसको एडॉप्ट किया, सीखा, और बहुत से लोग सीखते नहीं है। तो जो लोग सीखते नहीं है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं उनके, या फिर उनके नौकरी भी आज से गंवानी पड़ जाती है। तो वही यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई कार्यस्थल पर यानी जहां हम नौकरी करते हैं वहां पर कुछ भी नया हो रहा है तो उसको सीखने के लिए हम तैयार हैं, वो कौन सा विकल्प सही है। देखो कह रहे हैं कि आपके जो भी सहयोगी हैं कोई फीडबैक दे रहे हैं तो आप उसको इग्नोर कर दे रहे हो, तो ये तो गलत बात है ना। जो भी कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है आपकी कंपनी में, आप उसको भी इग्नोर कर दे रहे हो, सीखना नहीं चाहते हो, ये भी गलत बात है। ठीक है, उसके बाद जो भी ट्रेनिंग वगैरह कंपनी के द्वारा कराया जा रहा है जिससे कि टेक्नोलॉजी से आपको जो भी नई टेक्नोलॉजी कंपनी में आ रही है, नई मशीनरी जा रही है, उसकी ट्रेनिंग उसके बारे में आपको सिखाया समझाया जा रहा है, आप उसको भी क्या कर दे रहे हो, रिफ्यूज कर दे रहे हो, मना कर दे रहे हो। तो ये तीनों चीजें गलत हो गई। लेकिन ये कह रहा है एग्जाम्पल ऐसा कौन सा है जो ये दिखाता है कि आप सीखने के लिए तैयार हैं, कौन सा है भाई, एक्सेप्टिंग एंड एडॉप्टिंग टू चेंज इन वर्क प्रोसेस। यानी आपके कंपनी में जो काम करने का पुराना तरीका था वो बदल रहा है और उस बदलते हुए प्रोसेस को अपनाने के लिए, स्वीकार करने के लिए आप तैयार हैं, तो वो क्या कहलाएगा कि आप सीखने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम लाइन है, वो लाइन भी ये लाइन एक ही बात को कह रहा है। यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और बता दूं, क्लास नंबर ये 3 है तो आपको 1 और 2 देख लेना चाहिए। आप जाइए YouTube पर ग्लोबल ITI सर्च कीजिए, इसके ऊपर क्लिक करिए और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आप चले जाइए, क्योंकि हमारी क्लासेज आपको पता है कि प्लेलिस्ट में ही ऑर्गेनाइज होकर अपलोड होती रहती है, कोई भी हो किसी सब्जेक्ट की। अब मैं बात करूंगा आज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर की, तो यहाँ पर देखिए स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देख रहे हैं ना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर प्लेलिस्ट लिखा हुआ है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे आप देखोगे आपको क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 इस तरह से अपलोडेड मिलेंगी। तो इससे क्या होगा कि पीछे की क्लासेज 1 बाय 1 अगर आप सीरियल से देखते जाते हो तो ITI एग्जामिनेशन के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आपकी एक बेहतर तैयारी, एक मतलब कहते हैं ना एक प्रोसेस फॉलो करना कि भाई स्टेप वाइज स्टेप, चैप्टर वाइज चैप्टर हमने पढ़ा, सब कुछ ऐसे डिस्कस किया। तो उसके लिए तरीका यही है कि क्लास 1 से आप शुरू करो। भले आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, आप चाहो तो इस वीडियो को रोक दो, क्लास 1 से शुरू करो। ठीक है, 2 दिन बाद देखना क्या ही फर्क पड़ जाता है, आपके फोन में जब मन किया है आप देखो, है ना। तो सीरियल वाइज प्लेलिस्ट में आपको क्लासेस मिल जाएंगी, प्लस आप YouTube के अलावा गूगल में जाकर ग्लोबल ITI वेबसाइट है globaliti.org टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा एक वेबसाइट। इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है, यहाँ पर ITI कोर्स का ऑप्शन बना हुआ है, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पर देख रहे हैं, इसी तरह से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लिखा हुआ है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर। अभी आप सेकेंड ईयर में है तो सेकेंड ईयर पर क्लिक करिए। इसके अंदर आप जाओगे तो आपको पुराना वाला PDF वो भी पढ़ना जरूरी है, तो पुराना वाला PDF देखिए यहाँ पर मिल जाएगा। 2023 क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं यहाँ पर, 2023 क्वेश्चन बैंक, उसके बाद 2024 क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज। उसके अलावा नीचे की तरफ आ जाइए, ऑनलाइन टेस्ट देने की भी सुविधा है जो कि फ्री है, अनलिमिटेड है, जितनी बार चाहो आप टेस्ट दे सकते हो। यह सब कुछ आपके लिए है ग्लोबल ITI के वेबसाइट पर। जैसे टेस्ट नंबर 1 हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं ना टेस्ट नंबर 1, उसके अलावा नीचे आइए टेस्ट नंबर 2, इस तरह से टेस्ट नंबर 3। तो सब टेस्ट है, इन सब प्रैक्टिस करेंगे तो इससे क्या होगा, एक तो आप नया सिलेबस पढ़ रहे हो प्लस ओल्ड सिलेबस का भी वहां से आपका अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो न्यू और ओल्ड टोटल पढ़ के चलना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले की परीक्षाओं का रिकॉर्ड रहा है कि कई बार नए क्वेश्चन जारी होने के बावजूद भी क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन बैंक से पूछ दिए जाते हैं। तो इसलिए मैसेज मैं आप लोगों को बार बार दे रहा हूं, आगे के वीडियोज में नहीं दूंगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इरफान नीड अ जॉब, हाउ कैन ही प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर ऑफ वर्क। ठीक है, कह रहे हैं कि इरफान को नौकरी की जरूरत है, वह भविष्य में काम के लिए अपने आप को कैसे तैयार कर सकता है। भविष्य में काम के लिए मतलब आप भी देख लीजिए खुद को, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, बहुत ही जल्द आप ITI पास हो जाओगे, तो उसके बाद आपको अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा ना कि मुझे कौन सी जॉब करनी है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, या फिर अभी प्रिपरेशन करना है, या हायर एजुकेशन की तरफ जाना है। तो इन सब चीजों की प्लानिंग करनी पड़ती है। तो वही यहाँ पर बात हो रहा है। तो कह रहे हैं भाई अगर जिसको जॉब नौकरी की जरूरत है वो क्या करे, रील्स बनाना शुरू कर दे टिकटॉक पर, गलत बात है। ठीक है, कोई भी नई स्किल मिल रही सीखने के लिए तो मना कर दे, सीखे ही नहीं, ये भी गलत बात है, क्योंकि आज जरूरत है नए कौशल सीखने की। ITI तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक्स्ट्रा क्या है यह देखने वाली बात है। आप दूसरों से बेहतर क्यों है। मान लेते हैं आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं जो ITI कर रहे हैं आपकी ट्रेड से, तो उन 100 बच्चों से आप एक्स्ट्रा क्या जानते हो, एक्स्ट्रा नॉलेज है, स्किल क्या है आपके पास। तो ये चीज है आपको सीखना। ये कह रहे हैं कि ये कुछ भी नया कौशल सीखने से बच रहे हैं, अवॉइड कर दे रहे हैं, तब तो ये गलत बात है।
या फिर बिल्डिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप, लोगों से, कंपनी में काम करने वाले पहले से नौकरी वगैरह कर रहे हैं उन लोगों से मिलना, बातचीत करना, उसको भी अवॉइड कर रहे हैं ये, तो ये भी गलत बात है। लेकिन ये चीजें है क्या, इरफान नीड अ जॉब, देखो ये सब जो कर रहे हैं ना, इनकी जब ये सब चीजें गलत है। लेकिन ये देखिए, मास्टर्स इन इंटरनेट स्किल, अगर उनको जॉब की जरूरत है तो इंटरनेट को अच्छे से यूज करना सीखें, उस पर जॉब सर्च करना सीखें, उससे उस पर काम करना सीखें, जॉब अप्लाई करना सीखें, तो यह उनको जॉब दिलवा सकता है। ठीक है, तो इंटरनेट स्किल में एक्सपर्ट होना यह जरूरी है इनके लिए, किसके लिए, अगर उनको नौकरी चाहिए तो। इन चीजों के अवॉइड कर रहे हैं वो तो इससे नौकरी नहीं मिलेगी। अगर पहले से नौकरी करने वाले लोगों के से वो नहीं मिलना चाहते, उनको अवॉइड कर रहे हैं, तो उससे नौकरी थोड़ी मिलेगी उनको, बल्कि मिलते तब अच्छा रहता। टिकटॉक वीडियोस बना रहे हैं, उससे भी उनको नौकरी नहीं मिलेगी। नए कौशल, नई स्किल सीखना नहीं चाहते हैं, कह रहे हैं कौन सीखेगा, उससे भी नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो इंटरनेट स्किल सीख रहे हैं कि इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इंटरनेट पर नई चीजें कैसे सीखी जा सकती है, इंटरनेट पे जॉब कैसे सर्च किया जा सकता है, इंटरनेट पे जॉब के लिए अप्लाई कैसे किया जा सकता है, तब उनको जॉब मिल सकती है। यानी ऐसे में आंसर आपका सी सही हो जाए। ठीक है, ए बी सी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्यूचर वर्क प्लेस स्किल फॉर एम्प्लॉय, कह रहे कर्मचारियों के लिए भविष्य में महत्वपूर्ण कार्यस्थल कौशल क्या है। कार्यस्थल कौशल का मतलब वह कौशल या वह स्किल जो हमें जरूरत पड़ेगी अपनी नौकरी वाली जगह पर। वर्क प्लेस मतलब हर वो जगह जहां हम आप नौकरी कर सकते हैं। अब वो नौकरी कोई भी हो सकती है ना, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कॉलेज, हॉस्पिटल, किसी भी प्रकार का नौकरी हो सकता है। प्राइवेट, गवर्नमेंट, प्लांट वाली होती हैं, सर्विस की होती हैं, फील्ड जॉब हो सकती है, तो कई प्रकार। तो कार्यस्थल मतलब वर्क जहां हम नौकरी कर सके, उसके लिए महत्वपूर्ण कौशल क्या है भविष्य के लिए, कह रहे हैं कागजी कार्रवाई करना, मैनुअल पेपर वर्क करना, छुट्टियों की प्लानिंग करना नहीं। ठीक है, यह जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन, यानी जो लोग पहले से ही हमसे सीनियर है या हमसे पहले से या हमारे साथ काम कर रहे हैं, फिर दूसरे कंपनी में स्विच कर गए, ऐसे लोगों से क्या बनाना, नेटवर्क बनाना, जान पहचान बनाना। इससे क्या फायदा होता है, कई बार जैसे आप 10 लोग एक साथ काम कर रहे हो, फिर उस समय के साथ लोगों ने दूसरी कंपनीज में स्विच कर लिया, तो क्या होगा, कभी उनके यहाँ जब बेटर ज्यादा सैलरी पर कोई पद खाली होगा, तो आप अगर उनसे नेटवर्क में रहेंगे, उनसे बातचीत में रहेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि भाई मेरे यहाँ है, आप चाहो तो यहाँ अप्लाई कर लो, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसलिए जरूरी है, क्या जरूरी है, भविष्य के लिए कौन सी कौशलता जरूरी है, जरूरी है कि हम प्रोफेशनल लोगों से नेटवर्क बनाए रखें, उनसे जुड़े रखें। ठीक है, जुड़े रहें, ये चीज जरूरी है, बाकी चीजों का कोई लेना देना नहीं है। अगला सवाल कह रहा है कि राघव ज्वाइन न्यू कंपनी, राघव ने नई कंपनी ज्वाइन किया, कब, कोरोना के बाद, कोविड के बाद। ही इज नर्वस अबाउट यूजिंग डिजिटल टैबलेट्स पर प्रोवाइडेड एट वर्क। ठीक है, पहले क्या था, राघव किसी कंपनी में काम करते रहेंगे, वहां पर रजिस्टर और कॉपी से मैनुअल वर्क होता था। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने नई कंपनी ज्वाइन किया कोविड के बाद। अब क्या हुआ, वहां पर उनको टैबलेट दे दिया गया कंपनी की तरफ से, जो मैनुअल काम कॉपी पेन से होता था उसको टैबलेट दे दिया गया कि आप टैबलेट पर ये काम करेंगे। अब व्हाट शुड ही डू, अब भैया राघव को क्या करना चाहिए, इनको अपने मैनेजर से कंप्लेन करना चाहिए कि हम टैबलेट नहीं यूज करेंगे, हमें कॉपी पेन ही चाहिए, नहीं ये तो गलत बात हो गई। या फिर इनको अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए। भाई कहाँ छोड़ोगे, क्योंकि बदलाव तो हो रहा है, हर जगह डिजिटल चीजें आ रही हैं, हर जगह आपको टैबलेट पे ही जाना पड़ेगा लास्ट में। उसके अलावा अपने सहयोगी, अपने साथ में काम करने वाले से कह दो कि भाई मेरा सारा काम तुम कर दो। वो तुम्हारा काम क्यों करेगा भाई, वो तो अपना ही करेगा ना। टू डू ऑल द डिजिटल वर्क, या आप अपने सहयोगी क्यों कह दे रहे हो कि यार मेरा सारा काम कर, नहीं, ये सब के सब गलत है। सही क्या होगा कि आप ओपन माइंडेड बनिए और अपने साथ काम करने वाले लोगों से क्या करिए, हेल्प लीजिए और सीखिए। ठीक है, खुले दिमाग से काम लें और अपने सहयोगियों से उसे सीखने के लिए कहें, सिखाने के लिए कहें। मतलब समझ रहे हैं कि आप उनसे हेल्प लीजिए कि भाई इस टैबलेट को मैं कैसे यूज करूं, क्योंकि मैं पहले कॉपी पेन यूज करता था जनरली। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो अगर आपने देखा होगा बाइक या कार की सर्विस कराने आप जाते होंगे, तो पहले जो जॉब कार्ड वगैरह होता था जो वर्कशॉप में, तो हाथ से फॉर्म भरा जाता था, गाड़ी नंबर और ये क्या क्या प्रॉब्लम है, इस तरह की चीजें। और आजकल जो थोड़े से अच्छे सर्विस सेंटर्स हैं, जो थोड़े बड़े हैं, लार्ज स्केल वाले,
या मेन हेड ऑफिस वाले जो होते हैं, होता है ना हर जिले में एक बड़ा होता है, बाकी छोटे छोटे होते हैं, तो मेन वालों का आजकल देखोगे तो जितने भी मैकेनिक हैं उनके हाथ में एक टैब होता है, और जो जॉब कार्ड बनाते हैं वो सब टैब पर ही बनाते हैं, डिजिटल टैब पर। तो वही बात यहाँ पर हो रही है। कैसे में इनको क्या करना पड़ेगा, अपने कोवर्कर्स मतलब साथ में काम करने वाले लोग, उनसे इनको सीखना पड़ेगा कि भाई मेरे को यार सिखा दो, ठीक है। तो ये है तरीका। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द गिग इकोनॉमी। देखिए गिग मतलब क्या होता है हमें समझना जरूरी होगा। GIG क्या है, जैसे नौकरी, देखिए दो प्रकार की नौकरी होती है। एक होती है कि हमारी फिक्स नौकरी है, कॉन्ट्रैक्ट पर हो, या फिर नॉर्मल जिसमें हमें 10 बजे जाना है, 4 बजे आना है और हर एक तारीख को सैलरी मिलती है। एक नौकरी का तरीका ये होता है। और एक नौकरी ऐसी होती है जिसमें हमें डेली ऑफिस नहीं जाना होता है, किसी दिन काम पर जाना होता है और जितना काम होता है उसके बदले उतना पैसा मिलता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ टेक्नीशियन होते हैं, वो क्या करते हैं, दो चार 10 दुकानों से टाई अप कर लेते हैं। जैसे जिस भी दुकान से एसी बिकेगा वो उसके लिए फोन चला जाएगा तो उसका एसी इंस्टॉल कर देंगे और उस दिन एसी इंस्टॉलेशन का 1200 रुपये उन्हें मिल जाएगा। फिर दूसरे कस्टमर का एसी होगा, दूसरी कंपनी का होगा, उनसे टाई अप है। तो ये फ्रीलांसर जिसको कहते हैं, मतलब वो स्वतंत्र हैं, डेली उनका काम नहीं होता कि सुबह 9 से 10 काम करना है, वह काम के हिसाब से उनको पैसा मिलता है और जिस दिन काम होता है उस दिन वो काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जोमेटो ले लीजिए। जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जो स्टूडेंट बहुत से ऐसे होते हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं लेकिन शाम को 3 से 4 घंटे के लिए जोमेटो के लिए डिलीवरी कर देते हैं। तो 4 घंटे के बदले जितनी डिलीवरी करते हैं उस रेशियो में उनको पैसा मिलता है। जितने दिन डिलीवरी करते हैं उतने दिन पैसा मिलता है। वो परमानेंट जोमेटो के एम्प्लॉय नहीं होते हैं। जैसे ओला का, उबर का ले लीजिए। ओला उबर अगर आप वहां पे गाड़ी चलाना चाहते हैं तो जैसे कुछ ड्राइवर्स होते हैं ना, आपने एक दिन के लिए हायर किया, 500 रुपए दे दिया। अगर वो 2-3 दिन आपकी गाड़ी चलाया तो आपने 500 रुपए रोज उसे दे रहे हो, ठीक है। चौथे दिन नहीं आया, फिर आप नहीं आया तो उसको नहीं पैसा मिल रहा है। तो एक तरह से पार्ट टाइम वर्क होता है जिसमें कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती है, फिक्स सैलरी नहीं होता है, काम के हिसाब से पैसा मिलता है, उसको गिग इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। गिग इकोनॉमी सिस्टम कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ओला उबर, जैसे ओला उबर में क्या है, आपने अपनी गाड़ी वहां पर सेट कर लिया, तो आज आपका मन नहीं कर रहा काम करने का, आपने बंद कर दिया, ऑफ कर दिया अपनी पोजीशन, आपको बुकिंग नहीं मिलेगी। आपको मन किया आज मैं 12 से 4 काम करूंगा, तो 12 से 4 ऑन करेंगे तो 12 से 4 ही आपको सवारी को ले जाना और छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज है गिग इकोनॉमी, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि पहले समझाना जरूरी था। कह रहे इसमें से कौन सा गिग अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या है, अ सिस्टम वेयर एम्प्लॉय वर्क फुल टाइम। अगर कोई फुल टाइम नौकरी कर रहा है तो वो गिग इकोनॉमी नहीं कहलाएगा, ठीक है। अ सिस्टम वेयर वर्कर्स टेक अ पार्ट टाइम और टेम्पोररी जॉब, ठीक है। उसके बाद अ सिस्टम वेयर वर्कर आर पेड अ फिक्स मंथली सैलरी। अगर आपको मंथली सैलरी मिल रहा है इसका मतलब आप परमानेंट जॉब कर रहे हो, ठीक है। अ सिस्टम वेयर वर्क हैड फिक्स्ड वर्क आवर, जहां पर वर्किंग आवर फिक्स है कि नहीं आपको पर डे 6 घंटा काम करना है तो भी वो एक नौकरी कहलाएगी और लोकेशन आपका फिक्स है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जहां पर मंथली सैलरी फिक्स है वह तो नौकरी हो गई ना। जहां पर फिक्स है कि 6 घंटे आपको काम करना है इस कंपनी में, इस लोकेशन पर काम करना है, वो भी फिक्स हो गया। लेकिन यह गिग के अंतर्गत नहीं आएगा। गिग क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें काम करने वाले को पार्ट टाइम काम करना होता है, टेम्पोररी काम करना होता है, जब मन क्या है करता है, जब मन क्या है नहीं करता है। जितना करता है काम उतना ही उसको उसी के हिसाब से पैसे मिलते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो गिग इकोनॉमी में फिक्स सैलरी से ज्यादा पैसा कमा लेते हैं क्योंकि वो अपने आप को 2-3 काम करते हैं। सुबह 2-3 घंटा ड्राइविंग का काम कर लिए सुबह वाले शिफ्ट में, शाम में। जैसे अब हमने देखा अभी रिसेंट का एग्जांपल कि ऑफिस में हम लोगों ने एसी लगवाया तो एक बंदा आया तो बातचीत ऐसी होने लगी तो बोला भैया मैं जो है बिजली विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता हूं, लेकिन किसी दिन एसी इंस्टॉलेशन का काम मिल जाता है तो उस दिन वहां से छुट्टी ले लेता हूं, क्योंकि जहां कॉन्ट्रैक्ट पर वो काम करता है उसको 10,000 रुपये महीने का मिलता है और महीने में 2-3 एसी लगाने को मिल जाता है। तो क्या करता है उस दिन छुट्टी ले लेता है वहां से और एसी लगाने चला जाता है। तो इससे फायदा क्या होता है, उसको एसी लगाने का 1,000-1,200 रुपये एक दिन का मिल जाता है और वहां पूरा महीने भर काम करता है तब उसको 8,000-10,000 रुपये मिलते हैं। तो गिग इकोनॉमी वही है, ठीक है। लोग जरूर, अब एसी हमेशा ठंडी के मौसम में एसी लगेगा नहीं तो उस समय उसको काम मिलेगा नहीं, तो इस तरह से होता है। कुछ लोग पार्ट टाइम ड्राइवर के काम करते हैं, किसी के परमानेंट वो ड्राइवर नहीं होते हैं
जब अपने को किसी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड कर लेते हैं, वहां पर ड्राइवर की डिमांड होती है, जितने घंटे के लिए होती है, कितने दिन के लिए होती है, उस हिसाब से उनकी गाड़ी चलाते हैं, फिर अपने दूसरे काम करने लगते हैं। तो ये होता है पार्ट टाइम काम, जिसके बदले पैसा मिलता है। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पर फिलहाल क्या है, बी वाला सही है। विच ऑप्शन बिलो डिस्क्राइब अ गिग इन द गिग इकोनॉमी। कह रहे इसमें से गिग क्या होता है। 9 बजे से 5 बजे की जो लगातार नौकरी है भाई, वो तो परमानेंट नौकरी होगी ना। स्पेसिफिक टास्क अ जॉब विद फुल टाइम, और परमानेंट नौकरी को गिग नहीं कहते हैं। गिग क्या होता है, एक स्पेसिफिक टास्क, मतलब कोई पर्टिकुलर एक कार्य या एक प्रोजेक्ट होता है जिसको आपको करना होता है, उसके बदले आपको पैसा मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसको गिग कहते हैं। जैसे एक आदमी जो डेली क्या करता है, बिजली विभाग में काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है, लाइनमैन का काम कर रहा है, लेकिन उसको जिस दिन एसी लगाने को मिलता है, कंपनी से फोन आ जाता है, उसने अपने को गिग वर्कर के रूप में रजिस्टर्ड कर रखा है कंपनी की वेबसाइट पर। तो जब भी कॉल आता है, उस दिन वो अपने विभाग वाली जगह से छुट्टी ले लेता है, और उस दिन वो 4 घंटे के लिए चला जाता है एसी लगाने, और 4 घंटा एसी लगाने के बाद दोपहर के बाद चला जाता है अपनी कंपनी में काम करने। तो वो कहलाता है गिग वर्क। ठीक है, तो गिग वर्क क्या है, एक पर्टिकुलर टास्क है। क्या उसका टास्क था कि एसी लगाना था, कितना टाइम लगा, 3 से 4 घंटे, उसके बदले उसको पैसे मिल गए, फिर सेकेंड हाफ में अपने चला गया कंपनी में काम करने। ठीक है, ऐसे भी लोग करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जो बहुत से बच्चे जो नए फेज में होते हैं, ज्यादा पैसे कमाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं शुरुआती फेज में, तो क्या करते हैं, मेरी जान पहचान में बहुत बच्चे हैं जो सुबह क्या करते हैं, 8 बजे से 6 बजे 4 बजे तक इस तरह से वो कंपनी में काम करते हैं, किसी जैसे मारुति वगैरह ऐसी जगहों पे जो उनके वर्कशॉप होते हैं, उनमें मैकेनिक का काम करते हैं। फिर शाम को 6 बजे से 9 बजे तक डिलीवरी का काम करते हैं, पिज्जा डिलीवरी का काम करते हैं। तो इसके बदले ये जो 6 से 9 3 घंटा अतिरिक्त काम कर रहे हैं, किसी के लिए पर्टिकुलर एक काम करते हैं डिलीवरी वगैरह का, इसको हम कहेंगे गिग। और जो ये 8 से 4 किसी कंपनी में काम कर रहे हैं परमानेंट, वो क्या कहलाएगी, वो उनकी कहलाएगी जॉब। परमानेंट या टेम्पोररी जो भी कॉन्ट्रैक्ट पर है, ये नौकरी कहलाएगी, और ये कहलाएगा गिग। ठीक है, क्योंकि ये जब मन करेगा करेंगे, जब मन करेगा नहीं करेंगे, लेकिन इसमें आपका फिक्स है, जगह भी फिक्स है, लोकेशन भी फिक्स है, और रोज जाना है, टाइम भी फिक्स है। तो ये फर्क है गिग और नौकरी में। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हेल्प गिग वर्कर टू फाइंड कस्टमर एंड प्रोवाइड सर्विस एट फिक्स चार्ज। ठीक है, गिग वर्कर को ग्राहक ढूंढने और एक निश्चित शुल्क पर सेवा प्रदान करने में मदद करता है। देखो नेटफ्लिक्स क्या है, नेटफ्लिक्स पर आप मूवी पिक्चर देख सकते हैं, वेब सीरीज देख सकते हैं, स्कूल में आप पढ़ाई कर सकते हैं, बैंक में पैसे का लेन देन कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐप होती हैं, कुछ वेबसाइट होती हैं, ठीक है, कुछ ऐप और वेबसाइट है जहां पर 2 लोग रजिस्टर्ड करते हैं। कौन, एक गिग वर्कर मतलब जो काम करते हैं, और एक जिस कस्टमर जिसको काम करवाना है। ठीक है, एक ही वेबसाइट पर दोनों रजिस्टर कर लिया। मान लीजिए इनको यहाँ क्या है, टोटी में प्लम्बर चाहिए, इनको क्या चाहिए, प्लम्बर चाहिए। तो इस वेबसाइट पर जाएंगे, प्लम्बर सर्च करेंगे, तो यहाँ पर गिग वर्कर जो प्लम्बर की जानकारी रखते होंगे, वो अपनी यहाँ पर डिटेल और अपना रेट यहाँ पर पहले से लिखे होंगे। तो इनको जो भी प्लम्बर पसंद आएगा उसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे, और ये प्लम्बर इनके यहाँ के काम कर देगा। तो माध्यम क्या बना, माध्यम बनता है एक कोई मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट, जिसके माध्यम से ग्राहक और काम करने वाले दोनों एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या है, ये ओला का जो ऐप है, क्या करता है, वहां पर आपको गाड़ी जब ओला बुक करना होता है, तो आप एज ए कस्टमर वहां पर लॉग इन करते हैं, और उसी ओला पर एज ए ड्राइवर वो लॉगिन किया रहता है जो गाड़ी चलाता है। तो जैसे आप बुकिंग करते हो, तो नजदीक में जो भी ड्राइवर होता है, वो ओला ऐप उस ड्राइवर के पास आपकी बुकिंग भेज देता है। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो आपके पास आ जाता है, और आपको जहां भी पहुंचाना है पहुंचा लेता है, उसके बदले आपसे पैसा लेता है, फिर वो अपना दूसरे रास्ते चला जाता है, वो आपका फिक्स ड्राइवर नहीं है। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पर। तो इसको क्या कहते हैं, वो ऐप या प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या चलता है, गिग वर्कर्स को जो काम है किसके माध्यम से मिलता है, किसी ऐप या प्लेटफॉर्म मतलब कोई भी वेबसाइट या ऐप को ही प्लेटफॉर्म कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया भैया आंसर बी सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सीमा वांट्स टू बिकम अ गिग वर्कर। सीमा है, यह गिग वर्कर बनना चाहती है। गिग वर्कर मतलब पार्ट टाइम काम करना चाहती है। हाउ कैन सी फाइंड गिग वर्क अपॉर्चुनिटी। जब इनको पार्ट टाइम काम कैसे मिलेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा,
एक सही सी वेबसाइट ढूंढनी पड़ेगी या ऐप ढूंढना पड़ेगा जो जेन्युइन हो, असली हो, फर्जी ना हो। दूसरा, दोस्तों से बातचीत करनी पड़ेगी जो जानते हो गिग वर्क के यानी पार्ट टाइम काम के बारे में जानते हो, उनसे जिनको बातचीत करना पड़ेगा। तीसरा, अपना बायोडाटा रिज्यूम वगैरह अपडेट करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। अगर आपको पार्ट टाइम नौकरी ढूंढनी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको अपना बायोडाटा वगैरह अपडेट करना होगा, क्योंकि उस वेबसाइट पर आपको अपलोड करना पड़ेगा ना कि आपके पास उस फील्ड का कितना एक्सपीरियंस है, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है। अगर मान लो आप टेक्नीशियन हैं, आप कह रहे हो कि नहीं मैं इलेक्ट्रिशियन का वर्क करता हूं, तो इलेक्ट्रिशियन का वर्क का अपना एक्सपीरियंस कितना है, आपका कोई क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, यह सब डिटेल आपको प्रोफाइल बनानी पड़ेगी उस वेबसाइट पर ना। सबसे पहले आप क्या करोगे, वेबसाइट या ऐप ढूंढोगे। जैसे मान लीजिए आप ओला में ड्राइवर बनना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही उठो और ओला में ड्राइवर बन गए। ड्राइवर बनने के लिए जरूरी क्या है भाई, ड्राइवर बनने के लिए जरूरी है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ना। क्या है वो, एक योग्यता है, वो दर्शाता है कि आप ड्राइवर हैं कुशल। उसके लिए प्रमाणित प्रमाणित कौन करता है, सबसे पहला प्रमाण वही होता है ड्राइविंग लाइसेंस का होना। तो उसी प्रकार से प्लस और लोगों से आपको बात करना पड़ेगा अपने। हो सकता हो आपका कोई दोस्त हो जो पार्ट टाइम काम करता हो, तो आपको सजेस्ट कर सकता है कि हाँ भाई ये वेबसाइट सही है कि नहीं सही है। तो इसीलिए यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हैं, तो हम लोग आंसर डी सही करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सुल्तान इज स्किल्ड इलेक्ट्रिशियन। सुल्तान इज ए स्किल्ड इलेक्ट्रिशियन, ही इज लुकिंग फॉर प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्क दैट मैचेज हिज स्किल्स। Which of the following platform would be most suitable for सुल्तान to find job opportunity? देखिए सुल्तान क्या है, सुल्तान इलेक्ट्रिशियन का इनके पास नॉलेज है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कौन से प्लेटफॉर्म या कौन सी वेबसाइट पर ये पार्ट टाइम काम की तलाश कर रहे हैं। इनको चाहिए पार्ट टाइम वर्क, लेकिन किस ट्रेड का चाहिए, इलेक्ट्रिशियन का, क्योंकि नॉलेज इनके पास इलेक्ट्रिशियन का है। तो नौकरी का अवसर खोजने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेहतर रहेगा। देखिए अमेजन क्या करता है, अमेजन सामान बेचने के लिए होता है। ये तो इलेक्ट्रिशियन का पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं, तो अमेजन उनकी मदद नहीं करेगा। जूम पर वीडियो कॉल करने से इनको कोई वर्क नहीं मिलने वाला है। या फिर ड्राइविंग, उबर या ओला पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो भी इनको कोई काम नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्राइवर नहीं है, क्या है, इलेक्ट्रिशियन है। तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है अर्बन कंपनी। अर्बन कंपनी क्या करता है, घर पे जो भी चीजें होती हैं रिपेयर और सर्विस के लिए आदमी उपलब्ध कराता है। क्या करता है, लोगों के घरों में अगर कोई काम है, जैसे आपको एसी लगवाना है, एग्जाम्पल के लिए आपको अपने घर पर एसी लगवाना है, तो आप खुद तो डायरेक्टली लगा नहीं पाओगे, तो आप चाहो तो अर्बन कंपनी वेबसाइट पर जाओ और वहां पर इलेक्ट्रिशियन बुक कर सकते हो, और इलेक्ट्रिशियन आएगा आपका एसी लगा देगा। या फिर आपको वायरिंग कराना है या वायरिंग में फॉल्ट आ गया है, कुछ रिपेयर कराना है, तो आप अर्बन कंपनी वेबसाइट पर जाओ। यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और भी घरेलू फर्नीचर वर्क हर तरह के आपको लोग मिलते हैं। तो जब आपको लोग चाहिए तो आप कहां जाओगे, अर्बन कंपनी पर। और आपको जब नौकरी चाहिए तब भी आपको जाना पड़ेगा, इसी पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यानी सुल्तान की भी बात करें, इनको इलेक्ट्रिशियन का पार्ट टाइम जॉब चाहिए, तो कहां इनको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, खुद को इनको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा अर्बन कंपनी की वेबसाइट पर। ठीक है, समझ गए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ओला में एज ए कस्टमर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो गाड़ी बुक करते हैं, और वहीं पर एज ए ड्राइवर जो रहता है वो गाड़ी आपके लिए चलाता है। तो सेम चीज है। अर्बन कंपनी एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप अपने घर के लिए प्लम्बर यानी टोटी नल उल सही करवाना हो तो उसकी बुकिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन की बुकिंग कर सकते हैं, फर्नीचर वगैरह की बुकिंग कर सकते, इस तरह के जो भी घरेलू काम होते हैं उसके लिए ये वेबसाइट बनी है अर्बन कंपनी। आप चाहो तो गूगल पे सर्च करके देख लेना। फिलहाल मैंने आपको बता दिया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, व्हाट डज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन्स। स्वरोजगार का क्या मतलब है। एक कह रहे हैं वर्किंग फॉर सिंगल एम्प्लॉयर, किसी के लिए नौकरी करना नहीं। स्वरोजगार का मतलब क्या है, कह रहे हैं मंथली सैलरी का मिलना, पार्ट टाइम घर से काम करना नहीं। स्वरोजगार मतलब होता है वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड अर्निंग डायरेक्टली फ्रॉम योर वर्क, मतलब अपना खुद का काम करना और अपने काम के बदले पैसे कमाना कहलाता है स्वरोजगार। जैसे आपने अपनी वेल्डिंग शॉप ओपन कर लिया और आप वेल्डिंग कर रहे हो, जितना वेल्डिंग करते हो पूरा पैसा वो आप कमाते हो, वो स्वरोजगार कहलाता है। ठीक है, अगर आपको कोई किसी दूसरे के लिए नौकरी कर रहे हो तब वो स्वरोजगार नहीं कहलाएगा। आपको कोई मंथली फिक्स सैलरी मिल रही है तो सैलरी तभी मिलेगी जब आप किसी के लिए नौकरी करोगे। जब नौकरी करोगे तो स्वरोजगार नहीं कहलाएगा। और घर से अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो काम, तो भी आप किसी के लिए दूसरे के लिए ही पार्ट टाइम काम कर रहे हो ना,
तो वो स्वरोजगार नहीं कहलाएगा। स्वरोजगार क्या है? इंडिपेंडेंटली, मतलब स्वयं खुद मैं काम कर रहा हूं, मैं ही मालिक हूं और जो कमाऊंगा वो मेरा, जो फायदा मेरा, जो नुकसान मेरा, तो क्या कहलाएगा? स्वरोजगार कहलाएगा। आंसर भी सही हो जाएगा। अगला सवाल, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? स्वरोजगार करने का फायदा क्या है? स्वरोजगार से फायदा क्या है कि आपका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, आप जब चाहो काम करो, जब चाहो ना करो। आपको कोई सैलरी मंथली नहीं मिलती है, ठीक है। लिमिटेड कंट्रोल योर टास्क, अपने कार्यों पर पूरा आपका नियंत्रण होता है। ऐसा नहीं है कि दूसरा आपके कार्यों को नियंत्रण करेगा। डायरेक्टली अर्निंग फ्रॉम योर ओन वर्क। स्वरोजगार का सबसे बढ़िया फायदा यही है कि जो भी आप जितनी मेहनत करते हो वो पूरा पैसा आपका अपना होता है। कई बार क्या होता है, जब आप किसी और के लिए काम करते हो तो आप जब 50,000 रुपए के काम करते हो किसी के लिए, तो वो आपको 10,000 रुपए महीने की सैलरी देता है। क्यों? क्योंकि वो आपको नौकरी पर रखा है, और कोई भी आपको नौकरी पर इसीलिए रखता है क्योंकि उसको पैसे कमाने होते हैं। तो स्वरोजगार का सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या है कि आप अपने काम की सीधी कमाई खुद पाते हैं, यानी आप जितना काम करते हैं पूरा पैसा आप खुद कमाते हैं, इसमें किसी और का कोई मीडिएटरशिप वाला हिसाब नहीं होता है। ठीक है, चलिए जैसे मान लेते हैं अगर आप अच्छे हैं, मैथमेटिक्स अच्छी है, हाई स्कूल इंटर है, आपने बीएससी वगैरह मैथमेटिक्स से कर लिया है और बच्चों को ट्यूशन कोचिंग कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? स्वरोजगार कहलाएगा। यही समझा देता हूं मैं। आप खुद पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप खुद पढ़ा रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, पढ़ो नहीं, पढ़ा रहे हो, ठीक है। क्या कर रहे हो? पढ़ा रहे हो, आप खुद पढ़ा रहे हो और फीस ले रहे हो बच्चों से डायरेक्ट, ठीक है। तो क्या हुआ? यह स्वरोजगार कहलाएगा। लेकिन अगर आप किसी कोचिंग के लिए पढ़ाते हो, तो कोचिंग वाला या तो आपको पर स्टूडेंट के हिसाब से कुछ पैसे देगा या तो महीने की कोई सैलरी देगा, तो ये क्या कहलाएगा? ये तो नौकरी हो जाएगी, ये स्वरोजगार नहीं कहलाएगा। आप खुद पढ़ा रहे हो, डायरेक्ट पढ़ा रहे हो, आप ही की कोचिंग है, आप ही पढ़ा रहे हो, तो वह स्वरोजगार कहलाएगा। लेकिन कोचिंग का मालिक कोई और है और आप उसके लिए पढ़ा रहे हो, तो वो स्वरोजगार नहीं कहलाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? इसमें से स्वरोजगार क्या है? किसी कंपनी में फुल टाइम नौकरी करना स्वरोजगार नहीं होता है। ड्राइविंग फॉर अ टैक्सी कंपनी, किसी दूसरे की गाड़ी है, आप टैक्सी में उसके लिए ड्राइवर का काम कर रहे हैं, ये भी स्वरोजगार नहीं कहलाएगा। कह रहे हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हो किसी यूनिवर्सिटी में, तो यह स्वरोजगार नहीं कहलाएगा। टीचिंग सब्जेक्ट आर स्किल एज पर्सनल ट्यूटर, आप डायरेक्ट एक शिक्षक के रूप में डायरेक्ट ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो यह आपका स्वरोजगार कहलाएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर अपना दूसरा काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं और शाम को 2 घंटे ट्यूशन भी पढ़ाते हैं 2, 4, 10, 20 बच्चों को, जिससे उनकी एक अर्निंग हो जाती है। खास करके वो लोग करते हैं जो स्टडी वगैरह कर रहे हैं और थोड़ी फाइनेंशियल चाहते हैं कि मैं अपनी मदद खुद से कर लूँ, अपनी जेब खर्च खुद से निकाल लूँ। आप में से मुझे पता होगा कई बच्चे आईटीआई के भी ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत ट्यूशन कोचिंग करते हैं, 1000-2000 महीने का कमा लेते हैं, जिससे कि अपना खर्च जो है चला सके, अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर सके। ठीक है, तो वह स्वरोजगार कहलाएगा। किसी सब्जेक्ट की आपको नॉलेज है, आप पढ़ा रहे हो डायरेक्ट किसी को, तो स्वरोजगार के अंतर्गत आएगा। वही पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्वरोजगार है। ये भाई किसी और के लिए गाड़ी चलाओगे तब स्वरोजगार नहीं, नौकरी हो गया। किसी और कंपनी के लिए काम कर रहे हो तब भी स्वरोजगार नहीं हो, नौकरी हो गया। और स्टूडेंट है तब तो आप पढ़ाई कर रहे हो, रोजगार नहीं कर रहे हो ना। चलिए आगे चलते हैं। हाउ कैन यू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड? आप स्वरोजगार करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? कह रहे हैं कि लर्न अबाउट वर्क, टेक स्मॉल कोर्सेज। नई कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो उसके बारे में पहले कुछ पढ़ाई कीजिए, सीखिए। दूसरा कह रहे हैं कि जो भी है ट्राई योर आइडिया ऑन स्मॉल केस। अगर आप प्लान कर भी रहे हैं तो पहले छोटे से शुरुआत करिए, उस काम को छोटे से शुरुआत करिए। अगला कह रहे हैं यूज चैट एंड लोकल एड्स, आस्क फ्रेंड्स टू स्प्रेड द वर्ड्स। अपने काम के बारे में अपने दोस्तों की मदद लीजिए, उनसे कहिए कि वो शेयर वेयर करें सोशल मीडिया पर, उसका एडवर्टीजमेंट करें। तो यहाँ पर देखा जाए तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का सब कुछ जरूरी है। अगर आप नया काम करने जा रहे हो तो पहले उसके बारे में जानकारी लो, उसके काम के बारे में सीखो, और जरूरत पड़े तो महीने 2 महीने का कोर्स भी करो उसके बारे में। ठीक है, जब आपने उसके बारे में पढ़ा, सीखा, कोर्स किया, उसके बाद शुरू करो। और शुरू करो तो छोटे स्केल पे शुरू करो। मान लो खर्चा लग रहा है किसी काम को शुरू करने में, बड़ा आपने पता चला इकट्ठा 50 लाख रुपए शुरू कर दिया और काम नहीं चला, तो 50 लाख डूब जाएंगे।
तो इससे अच्छा पहले हम उसको 2 लाख 4 लाख से शुरू करें, छोटे अमाउंट से शुरू करें, जिससे क्या होगा, लॉस भी होगा तो छोटा होगा। और जरूरी है कि अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो उसका विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट भी होना चाहिए, प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो इसके लिए आप अपने दोस्तों के, अपने ग्रुप्स में मदद लीजिए, लोगों से कहिए, शेयर करें। जैसे मैं आप लोगों से कहता रहता हूं कि अगर वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे आप शेयर करते हो, मुझे सपोर्ट करते हो और आप मेरी मदद करते हो इस चीज को फैलाने में। तो एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर है। तो ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रोहन लव्स फोटोग्राफी एंड ड्रीम ऑफ स्टार्टिंग हिज ओन फोटोग्राफी बिजनेस, व्हाट शुड रोहन डू टू स्टार्ट हिज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जर्नी। देखो भाई, रोहन को फोटो वगैरह खींचना या फोटोज वीडियोज बनाना, इस तरह की चीज उनको पसंद है और वह जो है इसी चीज को, इसी कार्य को बिजनेस के रूप में करना चाहते हैं। तो रोहन को इसे स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा, कह रहे हैं कि बाई द लेटेस्ट इक्विपमेंट, सबसे पहले महंगा महंगा कैमरा वैमरा इनको खरीद लेना चाहिए। भले ही इनके पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन लोन लेके खरीद लें, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि कहीं भी टेढ़ी मेढ़ी जो ही कहीं भी मन किया, इसकी फोटो उसकी फोटो, फोटो बस खींच लो, कोई भी फोटो खींच लो और उसको ऑनलाइन शेयर करना शुरू कर दो। या फिर तीसरा कह रहा है स्टार्ट एडवर्टीजमेंट हिज सर्विस विदाउट एनी प्लानिंग, मतलब अभी बिजनेस का प्लान नहीं किया, प्रचार पहले ही शुरू कर दें। नहीं, देखो तीनों गलत है। देखो अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, अगर आप YouTube पे एक टीचर के रूप में पढ़ाना चाहते हैं, मैं जोड़ देता हूं आपको, थोड़ा आसानी हो जाएगी समझने में। अगर आप YouTube पर टीचर के रूप में पढ़ाना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि सबसे पहले आप बड़ा बड़ा डिजिटल बोर्ड खरीदो, 2 लाख 4 लाख का सामान लगाओ, 2 लाख का कैमरा लगाओ, 80,000 का लैपटॉप खरीदो, 20-50-40,000 वाली माइक खरीदो। यह सब करने की जरूरत नहीं है, शुरुआत करना चाहते हो आप तो, ठीक है। दूसरी चीज कि ऐसा नहीं है कि अब आज मन क्या है मैथ की वीडियो डाल दिया, कल मन के आया हिस्ट्री की वीडियो डाल रहे हैं, मतलब कुछ भी वीडियो बना रहे हैं तो मन के जो मन क्या है वही भूसा की तरह डालते जा रहे हैं। नहीं, आपका कोई एक फील्ड होना चाहिए जिसमें आप एक्सपर्ट हो, जिसकी आपके अंदर स्किल्स हो, वो काम करो। तो इस हिसाब से ये भी गलत है कि कोई भी उल्टा सीधा फोटो खींच खींच के अपलोड करना शुरू कर देंगे, तब थोड़ी इनका बिजनेस चलेगा। और दूसरी चीज कि अभी मैं पढ़ाना शुरू करूं ही ना, अपना YouTube चैनल बनाऊं ही ना और पहले ही उसका प्रचार शुरू कर दूं, ये भी गलत है। करना क्या होगा, सबसे पहले आपको सीखना होगा कि फोटोग्राफी क्या है, यानी इसके बाद इसका छोटा मोटा कोर्स करिए, उसके बाद शुरू करिए। अगर आप YouTube भी चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करिए, YouTube के बारे में जानिए, सीखिए, उसके बाद शुरू करिए, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि शुरू में ढेर सारा पैसा खर्च कर दिया, शुरू कर दिया कि हाँ चलो अब तो मैं खूब छापूंगा, उल्टा सीधा शुरू कर दिया। नहीं, सबसे पहले उस चीज के बारे में सीखना समझना जरूरी है, उसके बाद शुरू करिए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज माइग्रेटिंग फॉर वर्क मीन, कह रहे हैं कि माइग्रेट मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होना माइग्रेशन कहलाता है। और किसके लिए, वर्क मतलब काम के लिए। जनरली आपने देखा होगा कि ऐसे क्षेत्र जहां नौकरियां नहीं होती है वहां के लोग शहरों में नौकरी करने की तलाश में जाते हैं, जैसे यूपी और बिहार या ऐसे अन्य प्रदेश जहां पर जो उनका पूर्वी हिस्सा है या जो पिछड़े हिस्से हैं, जैसे यूपी में ही देख लिया जाए तो यूपी ईस्ट में नौकरियां नहीं मिलती हैं, यूपी वेस्ट में नौकरियां ज्यादा हैं। क्यों, यूपी वेस्ट में आपका नोएडा है, गाजियाबाद है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है, तो उधर फैक्ट्रीज कंपनीज हैं तो नौकरी मिलती है। तो जो यूपी ईस्ट है जहां पर इस तरह के फैक्ट्रीज कंपनीज नहीं है, नौकरी नहीं मिलता है, तो लोग यहाँ से क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, विस्थापित यानी शिफ्ट होते हैं बड़े शहरों में, किसकी तलाश में, नौकरी की तलाश में। तो उसी की यहाँ पर बात हो रही है। माइग्रेटिंग फॉर वर्क मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि एक जिस शहर में आप रहते हैं उसी शहर, चेंजिंग द जॉब विद इन द सिटी, मतलब अगर आप जिस शहर में हैं उसी शहर में एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी पकड़ेंगे तो वो माइग्रेटिंग कहलाएगा, नहीं। मूविंग अ डिफरेंट प्लेस टू फाइंड अ जॉब, आप दूसरी जगह पर जाते हैं, आप अपनी जगह छोड़कर यानी अपना जिला अपना प्रदेश छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं नौकरी ढूंढने, तो वो कहलाता है माइग्रेटिंग फॉर वर्क। स्टेइंग द सेम प्लेस, जहां आप काम कर रहे हैं वहीं रुके रहेंगे तो वह माइग्रेटिंग नहीं कहलाएगा। नौकरी के तलाश में आपको दूसरे जगह जाना पड़ता है, घर छोड़कर, अपना शहर छोड़कर, तो वह कहलाता है माइग्रेटिंग फॉर वर्क। क्या कहलाता है, पलायन। पलायन, माइग्रेटिंग मतलब पलायन। जैसे आपने देखा होगा ना
मोस्ट ऑफ द यूपी के और बिहार के जो लोग होते हैं आपको दिल्ली में, मुंबई में, मोस्टली हर जगहों पर मिलते हैं। क्यों? जॉब की तलाश में, नौकरी काम की तलाश में, ठीक है। क्योंकि जो मेट्रो सिटीज हैं वहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, वहां पर मौके ज्यादा होते हैं रोजगार करने के, नौकरी करने के। अब जैसे हम लोगों के साइड के कोई भी हो, ज्यादातर ग्रेजुएट होते हैं या फिर आईटीआई किए या टेक्निकल कोर्सेज किए तो कहाँ जाते हैं? नोएडा जाएंगे, गुड़गांव जाएंगे, ऐसे बेंगलोर जाएंगे, इस तरह के शहरों में उन्हें जाना पड़ता है। तो उसको कहते हैं माइग्रेशन, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है भैया? माइग्रेशन कहा जाता है। आंसर सी सही हो जाएगा। व्हाट इज कॉमन रीजन फॉर पीपल टू माइग्रेट? भाई क्या वजह है जिसकी वजह से, सामान्य सा कौन सा कारण है जिसकी वजह से लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है, अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है? क्यों जाना पड़ता है? क्या वो नई भाषा सीखने जाते हैं? क्या टाइम परिवार के साथ टाइम बिताना चाहते हैं? अगर आप टाइम बिताने किसी जगह घूमने जा रहे हैं हफ्ते 10 दिन के लिए तो वो आपका टूर कहलाता है, उसको टूर कहते हैं। टूर पर गए हैं आप, उसको माइग्रेशन नहीं कहते हैं, ठीक है। एक्सप्लोर न्यू प्लेस, नई जगहों के ढूंढने का शौक है आपको तो ये भी टूरिज्म के अंतर्गत ही आएगा। आप नई जगह पर माइग्रेट मतलब होता है कि आप वहां पर बस जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, वहां पर रहते हैं पूरे साल, घर पे आते हैं 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए जब आपको छुट्टी मिलती है, बाकी समय आप दूसरे शहर दूसरी जगह पर रहते हैं, उसको माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों करना पड़ता है? इसलिए करना पड़ता है कि एक बेहतर नौकरी या रोजगार हमें मिल सके, उसकी तलाश में या उसकी वजह से हमें जाना पड़ता है अपनी जगह को छोड़कर, अपने देश, अपने गांव, देश की, कुछ लोग देश भी छोड़ के जाते हैं ज्यादा बढ़िया बेहतर नौकरी, बेहतर पैसा के लिए। पता चला इंडिया में अगर किसी को सॉफ्टवेयर में कंपनी में 5 लाख मिल रहा है, पता चला वो जापान, संघई या अमेरिका ऐसे यूएस वगैरह चला गया तो वही 5 लाख वाले को 15-20 लाख मिलता है। चाइना भी, हमारे साथ के बहुत से बीटेक किए हुए बच्चे हैं जो चाइना वगैरह में भी काम करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस वगैरह के जो थे। तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी मतलब बेहतर भविष्य और बेहतर सैलरी और बेहतर रोजगार के मौके के लिए क्या करना पड़ता है? माइग्रेट करना पड़ता है हमें। चलिए आगे चलते हैं। स्नेहा प्लान टू मूव डिफरेंट सिटी। स्नेहा जो है नौकरी की या काम की तलाश में दूसरे शहर जाने का प्लान कर रही है। व्हाट शुड शी थिंक अबाउट बिफोर मेकिंग दिस डिसीजन? अब इन्होंने प्लान तो कर लिया कि मैं दूसरी जगह पर नौकरी करने जा रही हूँ, लेकिन उसके पहले इनको क्या सोचना होगा? उनको क्या सोचना होगा? पहले तो इनको सोचना होगा कि वहां पर वहां पर जाने और रहने में कितना खर्च आने वाला है। पता चला कि 10,000 की नौकरी लगी है और आने जाने में 8,000 रुपये किराया लग जाता है, और वहां पे जहां नौकरी लगी वहां पे रहने का मिनिमम खर्च हर महीने का ही 10,000 रुपये हो, तब तो उनको सोचना पड़ेगा ना। तो ये भी सोचना होगा, इफ सी कैन फाइंड अ जॉब देन हेल्प हर लर्न एंड ग्रो। अगर आप उसे नौकरी मिल जाए तो उसे सीखने और आगे बढ़ने का वहां पर मौका मिलेगा कि नहीं। इफ सी कैन अर्न मोर मनी एंड सेव सेम टू एंड ऑल ऑफ एबव, ठीक है। देखो भाई, मैं थोड़ा जल्दीबाजी में पढ़ दिया हो तो सही से आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं क्वेश्चन को फिर से बताता हूं। अगर स्नेहा काम के लिए दूसरे शहर जाने की प्लान कर रही है, भैया मैं अपने शहर से पढ़ाई लिखाई कर ली और मैं दूसरे शहर जाऊंगी नौकरी करने, यह डिसीजन लेने से पहले उनको क्या क्या सोचना होगा? पहले सोचना होगा कि जहां वो जा रही हैं वहां पर रहने का और आने जाने का घर से कितना खर्च लगेगा। दूसरा, इनको सोचना पड़ेगा कि वहां जो जा रही हैं वहां पर क्या उनको नौकरी मिलेगी और वहां पर उनको ग्रोथ मिलेगी भविष्य में, ये भी इनको सोचना पड़ेगा। तीसरा, कि जो वहां पर वो पैसे कमाएंगे क्या उसमें से कुछ पैसा बचेगा? ऐसा तो नहीं है कि 10,000 कमाए और 10 के 10 खत्म ही हो जाए, तो ये भी सोचना पड़ेगा। नहीं तो अगर मान लो वो 10,000 कमा रही है किसी दूसरे शहर में जाकर और 10,000 पूरा खर्च हो जा रहा है, तो फिर दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं है। तब आपको क्या करना होगा? 5,000 वाला ही काम अपने शहर में करना होगा, क्योंकि 5,000 आपका पूरा बचेगा। तो इसीलिए ये कैलकुलेशंस करना जरूरी है। ऐसे में आंसर क्या होगा? डी सही हो जाएगा। आंसर डी इसलिए सही हो जाएगा कि दूसरे शहर में अगर आपकी नौकरी लग रही है तो आप जरूर ये सोचो कि आप जहां जा रहे हो वहां पर क्या ज्यादा सैलरी मिलेगी, वहां पर रहने का कितना खर्च है, आने जाने में कितना खर्च हो जाएगा, घर आना जाना तो पड़ेगा ही आपको साल में 2-4 बार। तो ये सारी गणित आपको सेट करनी पड़ेगी। फिर देखना पड़ेगा कि आप घर पर रहते थे और 5,000 रुपये बचा लेते थे, और जब बाहर जा रहे हो तो कम से कम महीने का 10-20 हजार बचा पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि यहां से ज्यादा वहां बचा पाओ तब आपको छोड़ना है, माइग्रेट करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये सब कुछ इनको सोचना पड़ेगा। कब?
जाने से पहले। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राहुल मूविंग टू कतर। कतर भैया फॉरेन है, ये एक गल्फ कंट्री है मेरे ख्याल से। वो नौकरी के लिए कतर जा रहे हैं। व्हाट शुड ही डू टू माइग्रेट सेफली। अब सुरक्षित तौर पर बाहर विदेश जाएं, उसके लिए जरूरी क्या। आपको पता है कि विदेश जाने के नाम पर कई बार फ्रॉड होता है, और जो एजेंट होते हैं आपको नौकरी के नाम पे पासपोर्ट वीजा दिलवाते हैं, 1-2 लाख रुपए जेब में आपसे लेते हैं और आपको विदेश पहुंचा देते हैं, वहां आपको छोड़ देते हैं और आप फंस जाते हो। कई बार ऐसा होता है फ्रॉड, आप फंस जाते हो, आप उस देश के जेल में बंद हो जाते हो, फिर नौकरी तो मिलती नहीं है, वापस आना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास ना पैसे होते हैं, ना वीजा होता है, दुनिया भर के कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो वही चीज है कि अगर आपको विदेश में जाने का मौका मिल रहा है नौकरी के लिए, तो उसको बहुत ज्यादा उसके बारे में ठोक बजाकर कहते हैं कि समझना जरूरी है, सही है कि नहीं है, उसके बारे में सारा कुछ वेरीफाई करना जरूरी है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर देख लेते हैं। लर्न अबाउट द प्लेस एंड इनरोल इन सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। सबसे पहले कि जिस जगह पर आप जा रहे हो उसके बारे में आप सीख लो, वहां का कल्चर क्या है, वहां की लैंग्वेज क्या है, ये सीखना जरूरी है। कंफर्म हिज जॉब बिफोर मूविंग। आप उस देश में जाने से पहले अपनी जॉब कंफर्मेशन करवा लें, बात कर लें, मेल कर लें, कंपनी से कंफर्म कर लें कि हाँ आपकी नौकरी वहां पर फिक्स है। पता चले कोई आपको कह दिया कि नहीं यहाँ आ जाओ जॉब लगवा दूंगा आपका, और आप घर से निकल गए जॉब के नाम पर और वहां आपके जॉब लगा नहीं और आप बुरी तरह से फंस जाओगे। तो जॉब भी अपना पहले कंफर्म कर लें, फोन करके, ईमेल करके, जैसे भी हो सके। ऑर्गेनाइज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड हैव अ बैंक अकाउंट फॉर इमरजेंसी। अपने पास एक बैंक अकाउंट रखें और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से अपने पास रखें, किसी एजेंट को ना दें। कई बार क्या होता है कि आपका एजेंट आपका ओरिजिनल वीजा, पासपोर्ट वगैरह रख लेता है और गायब हो जाता है और दूसरे देश में आप फंस जाते हैं। तो वही सारी सावधानियां लिखी हैं। तो ऐसे में आपका फिर से एक बार आंसर डी सही हो जाएगा कि किस विदेश जाने, अगर आपको विदेश में नौकरी का मौका मिल रहा है तो जरूरी है कि आप सारी इंक्वायरी कर लो, जितना भी यहां पर लिखा है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ। कल्पना माइग्रेटिंग टू बैंगलोर फ्रॉम हिज हुबली। हुबली इनका घर है, वहां से ये कहां जा रही है भैया, बैंगलोर के लिए जा रही है। कहां जा रही है, बैंगलोर के लिए, नई नौकरी के लिए। शी हैज रिसीव्ड द जॉब ऑफर लेटर। इनको ऑफर लेटर मिला है। व्हाट शुड शी डू टू माइग्रेट सेफली। ठीक है, इनका घर कहाँ है, हुबली में है, इनको बैंगलोर में नौकरी मिली है, ऑफर लेटर आया है। अब इनको बैंगलोर जाना, यानी घर से निकलने से पहले इनको क्या क्या चीजें जो है, क्या क्या चीजें करना चाहिए। ठीक है, नीचे लिखा है ना, हुबली से बैंगलोर जा रही है, उन्हें नौकरी का प्रस्ताव मिला है, यानी ऑफर लेटर मिला है। उन्हें सुरक्षित तरीके से प्रवास के लिए क्या करना चाहिए। प्रवास मतलब माइग्रेट करना, शिफ्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। सबसे पहले तो उनको बैंगलोर के बारे में पता करना चाहिए। कोशिश कर, इंटरनेट से पता करिए, कोई जान पहचान का है तो उनसे पता करिए, भाई वहां पे रहने का खर्च क्या है, वहां पे किस तरह से चीजें चलती हैं। मतलब बैंगलोर जहां जा रहे हो उस शहर के बारे में, उस देश के बारे में आप रिसर्च करिए, जानने की कोशिश करिए। दूसरा, ऑलवेज शेयर हर एग्जैक्ट लोकेशन ऑन सोशल मीडिया। कह रहे हैं कि हमेशा जो है सोशल मीडिया पर अपना लोकेशन शेयर करते रहो। ये सबसे गलत बात है, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। सोशल मीडिया पर अपना लाइव लोकेशन कभी शेयर ना करें। बाई गिफ्ट फॉर हर न्यू नेबर्स। अपने पड़ोसियों के लिए गिफ्ट खरीदना। देखिए, यहाँ विदेश जाने मतलब दूसरे शहर जाने की बात हो रही है नौकरी के लिए, तो वहां पर पहली बात तो अपना लाइव लोकेशन सोशल मीडिया पर मत डालिए, और पड़ोसियों के लिए गिफ्ट खरीदने का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। और आपका जो ब्रोकर है, जो आपके लिए घर दिलवा रहा है, आपका जो टिकट कर रहा है, या जो आपका नौकरी लगवा रहा है कंसल्टेंट, उस पर आंख बंद करके भरोसा भी नहीं करना है। जरूरी क्या है, जरूरी है कि उस जगह के बारे में आप रिसर्च कर लो, बैंगलोर को जान लो जाने से पहले। क्योंकि आप किसी ऐसी जगह पर चले जाओ जहां के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो क्या होता है, आप फंस जाते हो। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास जो होगी इस क्लास की, मतलब जो टॉपिक चल रहा है उसकी जो है आखिरी क्लास होगी। यानी इसमें मैंने 20 क्वेश्चंस करा दिए, 15 क्वेश्चंस और हैं आपके। ठीक है, तो वो भी मैं अगली क्लास में करा दूंगा। बाकी आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, क्योंकि हर वीडियो में लगभग मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप अपना फीडबैक इसी प्रकार से देते रहेंगे। और थोड़ा सा और अगर सपोर्ट करना चाहें तो ITI के ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में इसी चैप्टर के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा दूंगा।
वन बाय वन सीरियल से आसानी से धीरे धीरे बिना किसी टेंशन के रिलीफ मोड में पढ़ते रहिए। मैं जितना आपको बता रहा हूं उसको आप फॉलो करते रहिए। विश्वास मानिए आपको बहुत टेंशन नहीं होगा परीक्षा में, बशर्ते इन चीजों को समझना जरूरी है। आप देखते भी होंगे कई बार कि क्वेश्चन लिखा कुछ और है और मैं बोलता समझाता कुछ और हूं, इसलिए क्योंकि वो चीज आपको आसानी से समझ में आ जाए। और वही फंडा फिर से आखिरी लाइन में बोल देता हूं कि क्वेश्चन अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के समझ गए तो फेल तो कभी नहीं हो सकते आप, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो इसमें से एक कॉमन सेंस वाले सवाल ज्यादातर एम्प्लॉयबिलिटी से रहते हैं, जो कहीं न कहीं हम बिना पढ़े भी दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन समझना जरूरी है। और वही समझने और समझाने की कोशिश मैं अपने इस ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर इस परिवार पर के साथ में करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।